बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। रोज़ी वॉइस चैनल में आप सबको खुशामदीद। आज मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छी और दिलचस्प कहानी लेकर आई हूँ। कहानी शुरू करने से पहले आप सबसे गुजारिश है कि आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ जो बेल आइकन है इसको भी क्लिक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। मैं काली और बदसूरत थी। कोई मुझे पसंद नहीं करता था। इसी वजह से मेरी शादी भी नहीं हो रही थी। इसी गम में मेरी माँ का इंतकाल हो गया। पुप्पो मुझे अपने घर ले गई। मुझे अच्छे अच्छे कपड़े देने लगी। लेकिन रात होते ही मुझे एक खास खुशबू लगाकर बड़े बेड पर सुला देती। सुबह उठती तो हर तरफ पैसे पड़े होते। एक दिन पुप्पो का राज जानने को खुशबू वाले कपड़े उतार दिए। लेकिन जैसे ही कुछ देर गुजरी सांस हलक में अटक गया, क्योंकि बुर्जा का तलक एक बहुत ही गरीब फैमिली से था। उसकी माँ बेवा थी। उसकी एक ही बेटी पैदा हुई और शोहर चल बसा। उसके बाद बुर्जा की माँ ने और शादी न की। बुर्जा की माँ का रंग सांवला था। एक मजदूर से शादी हुई मगर वो जल्द ही चल बसा। बुर्जा की माँ अपने वालदैन के यहाँ चली आई और लोगों के घरों में कामकाज करके अपना और अपनी बेटी का गुजारा चलाने लगी। जब भाई की शादी हुई तो बुर्जा की माँ ने साथ अलग से एक किराए का कमरा ले लिया। बुर्जा सरकारी स्कूल में पढ़ाती थी। स्कूल में उसकी काली रंगत की वजह से कोई उसे दोस्त न बनाता था और काली काली कहकर उसे छेड़ते थे। वो दूर खड़ी हसरत से बच्चों को इकट्ठे खेलते हुए देखती रहती। कभी अकेली खड़ी रोती रहती। उसका कोई परसाने हाल ना था। जब तक नाना नानी जिंदा रहे वो उससे प्यार से पेश आते थे। नाना कभी खाने की कोई चीज भी ले देते। उनके पास भी ज्यादा पैसे न होते थे क्योंकि वो भी गुब्बारे बेचते थे। क्योंकि बेटी की जब से शादी की थी उसके अपने बच्चे हो गए थे तो वो भी गरीब था। उसकी बीवी घरों में काम करके अपना निजाम चलाती। बूढ़ी नानी सब बच्चों का ख्याल रखती थी। भाई के बच्चे भी उसे काली काली कहकर छेड़ते और हंसते। उसे अपने साथ न खिलाते। नानी उनको अगर डांटती तो उसकी बहू माइंड कर जाती। वो कहती इन बेचारों को क्या पता कि काले को काला नहीं बोलना चाहिए। बुर्जा की माँ सबके रवैयों से दिल बर्दाश्त हो जाती। नानी की वफात के बाद अब एक और प्यार करने वाली हस्ती बुर्जा की जिंदगी से चली गई। बुर्जा उस वक्त 12 साल की थी। कितने दिन नानी को याद कर करके रोती रही। स्वाय नाना और अम्मा के कोई उसे दिलासा देने वाला ना था। मामू थका हारा आता तो कभी कभार उनसे प्यार से बात कर लेता। अब बूढ़ा नाना तो गुब्बारे बेचने वाला भी ना था। उसको बीवी के मरने का बहुत गम था। उसे बुर्जा सरकारी अस्पताल लेकर जाती और लंबी लाइन लग जाती। बड़ी मुश्किल से बारी आती। वो उसे बड़ी मुश्किल से रक्शे में बिठाकर वापस लाती। अब तो वो चल फिर भी ना सकता था। बुर्जा इसे बामुश्किल उठाकर कोई चाय वगैरह पिला देती क्योंकि उसे कुछ खिलाने पिलाने के उसके पास पैसे न होते थे। एक दिन नाना भी चल बसा तो बुर्जा अब रोती कि मुझसे प्यार करने वाला एक और शख्स मुझसे जुदा हो गया। सिवाय माँ के कोई पूछने वाला ना था। पुप्पो कभी कभी मिलने आती तो वो भी उसको ज्यादा लिफ्ट न कराती। बुर्जा पढ़ाई में अच्छी थी मगर सरकारी स्कूल में इस पर खसूसी तवज्जो देने वाला कोई न था। फिर भी वो तवज्जो से पढ़ती। अब तो वो कभी कभार माँ के साथ काम पर भी जाने लगी थी मगर उधर भी उसे कोई लिफ्ट ना मिलती। मैट्रिक उसने बहुत अच्छे नंबरों से पास कर लिया था मगर कॉलेज में पढ़ाने की उसकी माँ की सख्त ना थी। वो अब उसकी शादी कर देना चाहती थी मगर कैसे करती। उसने अपने मोहल्ले की एक जाने वाली से उसकी शादी की बात की तो वो जो रिश्ता लाती लोग नापसंद करके चले जाते। वो रिश्ते वाली को गिला करती कि आखिर तुम कोई ऐसा रिश्ता क्यों नहीं लाती जो बात बन जाए। रिश्ते वाली औरत एक सर्द आह भरकर कहती, बहन मुझे तेरी साथ दिली हमदर्दी है। एक तो तू बेवा है और ऊपर से गरीब भी है और फिर तेरी बेटी की रंगत भी सफेद नहीं है। हालांकि तेरी बेटी के नक्श और निगार पतले पतले और प्यारे हैं और बहुत नेक और शरीफ और समझदार बच्ची है। पढ़ाई में भी लायक फाइक है। अगर इसके पास पढ़ाई का खर्चा होता तो ये पढ़ लिख कर कुछ डॉक्टर वगैरह बन गई होती। मगर लोग भी ऐसी डेरू खूबियां रखने वाली को महज रंगत और गुर्बत की वजह से कबूल नहीं करते। ये इनकी बहुत बड़ी गलती है जो एक हीरे को गवाते हैं। यही अगर पैसे वाली होती और साथ पढ़ी लिखी होती, किसी के ओहदे पर होती तो इसको काली कहकर मजाक उड़ाने की किसी की जरूरत ना होती। लोग इसकी इज्जत करते। मगर गरीब के इस माशरे में ना कोई इज्जत है ना कदर है। यही अगर किसी अमीर की बेटी के मैट्रिक में इतने अच्छे नंबर आते तो मिठाइयाँ बढ़ रही होती और सारे खानदान में नशर हुआ होता। बुर्जा की माँ को रिश्ते वाली औरत ने बताया कि रिश्ते वालों को लाने से पहले मैं बुर्जा की इन सारी खूबियों का जब जिक्र करती हूँ तो वो कहते हैं वाह क्या बात है, हमें ऐसी ही बहू चाहिए थी। पर आजकल इतनी खूबियां किसी लड़की में कम ही होती हैं। हमें फौरन उसके घर ले चलो कि कहीं कोई और उसका रिश्ता न मांग ले। मगर बुर्जा को देखते ही डांट कर कहते हैं उफ तोबा इतनी काली लड़की है।
तुमने इसकी रंगत का पहले क्यों ना बताया? बिला वजह इसकी खूबियों के गुण गाती रही। अगर पहले बताते कि ये इतनी काली है तो आते ही ना। फजूल में हमारा वक्त बर्बाद किया। भाड़ में जाएं ऐसी खूबियां। वो ये बातें मुंह पर करने से पहले ये भी ना सोचते कि उसके दिल पर, उसकी माँ के दिल पर इनकी बातों से कितनी गहरी चोट लगेगी। किसी के अरमानों का खून होगा, किसी के दुखों में और कितना इजाफा हो जाएगा, जो पहले ही पहाड़ जितने गमों के बोझ तले दबे हुए हैं। इन लोगों के जाने के बाद बुर्जा और उसकी माँ कितनी देर इन लफ्जों के घाव से दुखी रहती। इसीलिए बुर्जा की माँ इस गम से बीमार रहने लगी और बुर्जा अपनी बीमार माँ की तीमारदारी करती। और फिर उसे काम पर भी जाना होता, क्योंकि अगर वो काम पर ना जाए तो फिर घर का खर्चा कैसे चलाती। क्योंकि उसका मामू बेशक बहुत अच्छा था, बहन को आकर रोज पूछता रहता था और जितना हो सके मदद भी कर देता था, मगर वो खुद भी बहुत गरीब था और उसके घर में भी फाके थे। बुर्जा की फुप्पो कभी कभार आ जाती और उसकी कुछ मदद इमदाद भी कर जाती थी। वो इन लोगों से कदरे बेहतर हालात में थी। उसका शोहर फोत हो चुका था और एक बेटा था जो मुल्क से बाहर कमाने गया हुआ था, और उसकी बीवी बच्चे उसके साथ रहते थे। बुर्जा को अगर मालकन खाने को कोई चीज दे देती तो वो अपनी माँ के लिए ले आती। कभी ऐसा भी होता कि उसके पास जो खाना होता वो दो लोगों का ना होता और एक के लिए ही होता, तो वो अपनी माँ के लिए रख देती और उसे खिला देती और खुद भूखी सो जाती। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और रोज बुर्जा ऐसी खौफ में सोती कि अगर माँ को कुछ हो गया तो वो क्या करेगी, क्योंकि वो अकेली इस घर में रहती थी। वो जिस घर में काम करती थी उस घर की मालकन काफी रहम दिल थी। वो उसकी मदद इमदाद भी कर देती थी और कभी छुट्टी भी दे देती थी। इसके अलावा वो एक और घर में भी काम करती थी, मगर वो मालकन उससे बहुत सख्ती से काम लेती थी और छुट्टी भी नहीं देती थी। बुर्जा जब काम पर जाती तो उसे माँ की फिक्र लगी रहती कि न जाने जब जाऊंगी तो वहां माँ जाकर जिंदा भी होगी या नहीं। अच्छी मालकन का नाम शम्मा था। इसे जब बाजी शम्मो कहते थे। सभी ने इसका नाम शम्मो रखा था। उसका बेटा अता बुर्जा से अक्सर पढ़ाई के बारे में पूछता रहता था। वो उसे मुख्तसर जवाब देती और काम में मसरूफ रहती। उसने मैट्रिक के रिजल्ट के बारे में जब पूछा तो बुर्जा ने नॉर्मल तरीके से उसे बताया तो वो बहुत हैरान होकर मुबारकबाद देने लगा। उसने पूछा, अगर आगे पढ़ना है क्या? बुर्जा ने कहा, जनाब कहाँ से पढ़ सकती हूँ। वो बोला, मुझसे किताबें ले लो और जब बोर्ड के पेपर्स होंगे तो तब जाकर बोर्ड के पेपर्स दे देना। वो बोले, चलो किताबें तो ले लेती हूँ, फिर देखा जाएगा कि कब पेपर्स देने हैं, जब देने होंगे उस वक्त देखा जाएगा। अता की माँ ने जब इसके नंबर सुने तो बहुत हैरान हुई और बेटे से बोली, बेटा बुर्जा को अपनी सारी किताबें दे दो। वो बड़े शौक से सारी किताबें एक बैग में डालकर उसे देने लगा। तो वो जल्दी से बोले, ये बैग से निकाल कर किसी शॉपर में डाल दें। अता जल्दी से बोला, रहने दो, पुराना है। बुर्जा ने एक बुक निकाल कर देखी तो उसके अंदर इसमें कुछ रकम पड़ी हुई थी। वो बुक निकाल कर बोली, अता सर आपके इस बुक में पैसे पड़े हैं। वो जल्दी से बोला, कोई नहीं, रख लो, काम आएंगे। वो उसे लेकर जल्दी से बैग में डाल दिए। वो परेशान सी होकर बैग उठाकर चली गई। घर आकर पैसे छुपा दिए। अब वो 7 हांडी पका रही थी और 7 बुक्स पढ़ रही थी। माँ के फिक्र में वो सोती नहीं थी। कुछ जगह उसे मुश्किल पड़ती तो शम्मो बाजी ने उसे कहा हुआ था कि मुझसे आकर पूछ लिया करो। वो वही बुक साथ लेकर चली जाती और शम्मो बाजी उसे पढ़ा देती और वो भी जल्दी सीख जाती। थोड़ा पढ़ने जाती और ज्यादा पढ़ा देती। शम्मो बाजी उसे अपने कपड़े जूते भी बहुत देती थी, क्योंकि वो उसके साइज की ही थी और जिसामत भी बराबर थी। बुर्जा उनको पहनकर बहुत खुश होती, क्योंकि वो बहुत अच्छी हालत में होते थे और ना ही ज्यादा पुराने और ना ही ज्यादा फटे हुए होते थे। शम्मो बाजी उसे ईद वगैरह पर नए भी लेकर दे देती थी। बुर्जा अगर भूखी भी होती तो कभी किसी से कुछ न मांगती थी। अगर खाने का पूछते तो बहाना कर देती कि वो पिछले घर से खाकर आई है। ना ही कभी किसी चीज का लालच करती थी कि उसे खुद से कुछ कोई देता तो वो ले लेती। बुर्जा सारी रात किताबें पढ़ती रहती और सुबह फजर के वक्त उसकी आंख लगी और देर तक सोती रही। बाजी शम्मू ने दिन 11 बजे अता को उसके घर पूछने के लिए भेजा कि बुर्जा अभी तक काम पर नहीं आई। जाओ जरा उसका पता करो, वो अभी तक क्यों नहीं आई। बाजी शम्मू को उसकी माँ की बीमारी का पता था, क्योंकि बुर्जा रोज उसे बताती रहती और अक्सर रो भी देती थी। तो बाजी शम्मू इसे बहुत तसल्ली देती और जल्दी घर भेज देती। साथ उसे कहती कि अगर किसी चीज की जरूरत भी हो तो बिला झिझक बता देना। मगर बुर्जा की माँ कहती, बेटा कभी खुद से किसी से कुछ न मांगना, भूखी मर रही हूँ, ना ही किसी से कर्जा मांगना ना, वरना इंसान अगर कर्ज अदा ना कर सके तो बहुत बड़ा गुनाह है और रोजे क़यामत अपनी नेकियां देकर कर्ज चुकाना पड़ेगा। अता उधर चक्कर लगाता रहा और बुर्जा नजरअंदाज करती रही। वो जानती थी कि वो ना तो खूबसूरत है, ना गोरी रंगत की मालिक है, ऊपर से है भी नुकरानी। फिर भला अता जैसा खुश शक्ल, पढ़ा लिखा, खाते पीते खानदान का लड़का भला उसे कैसे पसंद कर सकता है। हाँ, अपनी माँ की खातिर
कुछ हमदर्दी कर रहा होगा, मगर इतना कम अकल और अंधा नहीं हो सकता कि मुझ जैसी पर अपना दिल हारे और लोगों के सामने अपना तमाशा बनाए और लोगों को बातें बनाने का मौका देता रहे। यही सोचकर उसने अपने दिल को समझा लिया कि उसकी माँ कहती थी कि इंसान को हर हाल में अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। जो अपनी औकात भूल जाते हैं फिर औकात उन्हें याद दिला दी जाती है और इंसान हंसारे में रहता है। आज बुर्दा काफी देर से नहीं आ रही थी, वरना वो सुबह सवेरे आ जाती। अता ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बुर्जा की आंख खुल गई। वो आंख मलती हुई उठी और उसने जाकर दरवाजा जल्दी से खोला। उसका इस तरह बगैर पूछे जल्दी से दरवाजा खोलने पर अता ने उसे कहा, ऐसे दरवाजा नहीं खोलना चाहिए, पहले पूछना चाहिए। वो बेजारी से बोली, मुझ जैसी काली कलूटी और बदशक्ल को किसी से क्या खतरा, और हमारे घर से किसी ने क्या चुरा कर ले जाना है। हमारे पास सिवाय गुर्बत के और है ही क्या जो कोई लेकर जाए। हाँ बोले, कैसे आना हुआ? वो कदरे मुस्कुराकर बोला, वक्त देखा है 11:30 बज चुके हैं। पुरजा ने चिल्लाकर कहा, क्या वाकई? मुझे सोते रहने पर वक्त का अंदाजा ही ना हुआ। दूसरी बाजी तो मुझे नहीं छोड़ेगी। आपकी अम्मी तो कुछ भी नहीं कहती। मैं अम्मा को नाश्ता करवा कर आती हूँ। अता ने कहा, मेरी मम्मा कह रही थी कि तुम्हारी मम्मा का हाल भी पूछाऊं, अगर उन्हें किसी चीज की जरूरत हो तो बता दो। बुर्जा को माँ की नसीहत याद आ गई। उसने कहा, नहीं बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं चाहिए। अता बोला, अपनी अम्मा को तो देख कर बताओ, उन्हें डॉक्टर के पास तो नहीं लेकर जाना। बुर्जा को इसके इस तरह खड़े होकर सवाल करने से उकताहट होने लगी। उसने कहा, नहीं चाहिए कुछ, ये कहकर जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया। बुर्जा की मामी सब्जी उठाए अपने घर आ रही थी। उसने बुर्जा का इतने गुरूर भरा रवैया देखकर सोचा कि आखिर इसे किस चीज पर इतना गुरूर है। वो बेचारा अम्मा के कहने पर हमदर्दी कर रहा था और इस शहजादी साहिबा के तो मजाज ही नहीं मिलते। इतने में बुर्जा चीखें मारती हुई मामी को बताने आई कि न जाने अम्मी बोल क्यों नहीं रही, आखिर उनको क्या हो गया है। अता अभी ज्यादा दूर नहीं गया था, वो वापस भागता हुआ आया और बुर्जा से पूछा कि क्या हुआ है। बुर्जा के दुख से रो रो कर हिचकी बंद हो गई थी। उसने कहा, पता नहीं अम्मा क्यों नहीं बो रही। बुर्जा की मामी ने जाकर जल्दी से शोहर को फोन किया तो फिर बुर्जा के पास आकर उसे चुप कराने लगी, साथ खुद भी रोने लगी। अता जाकर डॉक्टर को ले आया और उसने आकर अच्छी तरह चेक किया और बता दिया कि ये तो फोत हो चुकी हैं, बल्कि तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके हैं। बुर्जा के रिश्तेदारों को मामी ने अता से नंबर देख लेकर फोन करवाती रही और उसके पास बैलेंस नहीं था। अता ने मामी को बैलेंस भी शेयर कर दिया। वो बहुत खुश हुई। अता ने माँ को भी फोन करके सारी बात बता दी। वो बोली, तुम खाने और बाकी चीजों का इंतजाम करो, मैं भी आती हूँ। बुर्जा के रिश्तेदार जमा होने लगे। अता की माँ भी आ गई और साथ खाने की देगे और साथ खड़ी होकर बुर्जा को गले लगाकर तसल्ली देती रही। वो बहुत रो रही थी। उसकी फूफो भी आ गई और जनाजे के बाद खाना वगैरह सर्व करने लगी। अता की माँ ने फूफो का नंबर नोट किया और घर जाने लगी तो बुर्जा ने कहा, मैं अब क्या करूंगी, किधर जाऊंगी। फूफो ने अता की माँ से कहा कि मैं उसे अपने साथ लेकर जाऊंगी। अता की माँ ने उसे कहा कि उसका ख्याल रखना, मामू बहुत रोया। बुर्जा मामू के गले लगकर बहुत रोती रही। जनाजे के बाद खाना वगैरह खाकर सब वापस चले गए। बुर्जा के फूफो ने मकान मालिक को किराया अदा किया और बुर्जा को लेकर अपने घर आ गई। फूफो ने चंद दिन इसकी दिलजोई की, लेकिन हर वक्त अपनी माँ को याद करके बहुत रोती रहती थी। फिर इसकी फूफो ने इसे प्यार से समझाया बुझाकर प्यार से घर के काम करवाने शुरू किए कि तुम मसरूफ रहोगी इस तरह, और इस तरह तुम्हारा दिल भी बहल जाएगा। फूफो की बहू भी उसके साथ दोस्ताना और अच्छा रवैया रखती थी, जिसकी वजह से बुर्जा का दिल काफी हद तक बहलने लगा था। वो अब फूफो के पोते पोती के साथ दिल बहलाने लगी। फूफो का शोहर एक जियारत पर मतलबी था और वो उस जियारत का खास बंदा था। जियारत का सारा निजाम उसके हाथ में था। वो एक पीर की हैसियत से उधर बैठता था। लोग उसके पास दम वगैरह करवाने और तावीज वगैरह लेने आते थे। उधर रोज लंगर पकता था। लोग जियारत पर चढ़ावे चढ़ाते थे। फूफो के घर ज्यादातर खाना लंगर से ही आता था और सब वही खाना खाते थे। कभी कभार वो लोग घर में खाना बनाते थे। अता बुर्जा के जाने से बहुत अदास था और वो उसके घर बचपन से माँ के साथ काम करने आ रही थी। अता के सामने वो बड़ी हुई। अता की माँ उसको अक्सर स्कूल के बारे में पूछती रहती थी और कहती थी कि अगर तुम्हें कुछ ना समझ आए तो मुझसे पूछ लिया करो। वो उसे अक्सर कभी कभार पढ़ा भी देती थी। वो उसे कहती, मैं तुम्हें रोज तो नहीं पढ़ा सकती, मगर हफ्ते में 1-2 बार जरूर पढ़ा सकती हूँ। तब बुर्जा को जो मुश्किल लगता वो अता की माँ से पढ़ लेती। माँ उसे कहती, तू बाजी जी से पढ़ ले, मैं काम कर लूंगी। मगर बुर्जा को सुकून ना मिलता और वो पढ़ने के दौरान भी माँ की तरफ ध्यान लगाए रखती। अता की माँ काफी मुतासर होती कि ये बच्ची अपनी माँ का कितना एहसास करती है। इसी तरह बुर्जा को अता देखता तो अपनी कुछ पुरानी कापियां लाकर उसे देता और कहता, लो इस पर लिख लो, ये रफ काम के लिए रख लो। अता के वालिदैन बहुत नरम दिल के मालिक थे। अता के वालिद अक्सर उसकी माँ को कहते कि बच्ची बहुत ज़हीन है, इसका टैलेंट जाया नहीं होना चाहिए।
मगर अता की माँ कहती, इसकी माँ इसको पढ़ाना तो चाहती है, मगर ज्यादा फोकस उसका उसके जवान होते ही उसकी शादी करना है। वो कहती है पढ़ लिख कर क्या करेगी, बस किसी तरह ये घरदारी सीख ले तो फिर इसकी शादी जल्दी से अपनी जिंदगी में ही कर दूंगी। अभी वो 14-15 साल की ही थी तो उसकी माँ ने इसकी शादी की कोशिश शुरू कर दी थी, मगर अभी तक किसी ने इसकी बेटी के लिए शादी की हामी नहीं भरी थी। वो इसी बात का गम दिल में करने लगी थी। अता के दो बड़े बहन भाई भी थे, बोर्डिंग में दाखिल थे, वो छुट्टियों में घर आते थे। अता ने रो धोकर बोर्डिंग में जाने से साफ इनकार कर दिया। वो जब भी आते बुर्जा को देखते तो हैरान होते कि इनके माँ बाप बुर्जा पर बहुत मेहरबान रहते हैं और उसको बहुत तोहफे तोहफे देते हैं। उसकी देखा देखी वो भी उसके साथ नरम रवैया रखने लगे। वो अक्सर माँ को मजाक में कहते कि मामा ये आपकी और अता की बहुत फेवरेट लगती है, लगता है अता इसी से शादी भी करेगा। अता जो अब मैं खामोश रहता जवाब में खामोश रहता और माँ परेशान हो जाया करती कि दिन ब दिन अता का झुकाव उसकी तरफ बहुत ज्यादा होता जा रहा था। उसको ये तसल्ली थी कि बुर्जा उसके इस नरम रवैये से कतई नाजायज फायदा नहीं उठाएगी और ना ही उसकी तरफ ध्यान देती है। अतः छुट्टी वाले दिन जब घर होता तो उसके इंतजार में रहता और बेहयाली में माँ से उसकी माँ का बार बार पूछता कि वो अभी नहीं आई। उसकी माँ दिल में डरते हुए उसे पढ़ाने लगती कि अगर अता को इसकी तरफ से ना हटा सकी तो कम से कम वो लड़की को पढ़ाकर इस काबिल तो बना सके, क्योंकि अता बहुत जिद्दी तबीयत का मालिक था। वो यही नहीं सोचता था कि दुनिया क्या कहेगी, उसे जो करना होता वो कर गुजरता था। उसने तो जुबान होते ही दबे लफ्जों में माँ से कहना शुरू कर दिया था कि अगर वो शादी करेगा तो बुर्जा से ही। उसके बहन भाई से समझाते कि वो हमारे खानदान के साथ मैच नहीं होती, क्योंकि वो एक मुलाजमा की बेटी है। फिर गोरी चिट्टी लड़कियां क्या दुनिया में खत्म हो गई हैं, क्योंकि अब अपनी नस्ल हराब करने लगे हो। इस तरह के बच्चे भी कौले कौले पैदा होंगे तो फिर क्या करोगे? तुम्हें इसमें ऐसा क्या नजर आता है? देखो मेरी मंगेतर कितनी खूबसूरत है, हमारे पूरे खानदान में कोई काला नहीं है, तुम इन सब में अजूबा लगोगे। तो वो ऐसी बातों का बहुत बुरा मनाता और बहुत माइंड करता और कितने कितने दिन इन लोगों से रूठा रहता और बाप को शिकायत लगाता। उसके पापा इनको डांटते और कहते कि तौबा करो, ऐसी बातें नहीं करते, क्या कमी है इस बच्ची में, 100 गुणों की मालिक है, सिर्फ गरीब है। बाकी हम किसी की शक्ल और सूरत पर कमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि सब इंसानों को ऊपर वाले ने बनाया है। माँ भी इसकी बात पर ताकीद करती, क्योंकि वो भी यही कहती कि शक्ल और सूरत के बारे में किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, ये बहुत बड़ा गुनाह है। मुझे इसे बहू बनाने में कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो जितनी खूबियों की मालिक है, गैरत वाली है, लालची नहीं है, कभी किसी दूसरे की चीज पर नजर नहीं रखती। अगर कुछ दो तो बहुत ज्यादा खुशी का इजहार नहीं करती, बस नॉर्मल रहती है। उसके तासुरात से ऐसे लगता है कि जैसे उसे किसी से लेकर खुशी नहीं होती। वरना अक्सर काम वाली को कपड़े वगैरह दो तो फिर कभी वो पहने हुए कपड़ों पर भी नजर रखती है कि ये भी कभी मिल जाए हाँ हमें। अता कॉलेज में आ गया था और उसने मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया था। उसके वालिदैन बहुत सुलझे हुए थे, नमूद और नुमाइश के कायल न थे। अच्छे खुशहाल होने के बावजूद वो उसे अपने आबाई घर में ही रहते थे। वो बच्चों को आला तालीम दिलाने पर ज्यादा फोकस रखते थे। अमीरी गरीबी शक्ल सूरत उनके नजदीक कोई मायने नहीं रखती थी। अता के पापा ने अपनी बीवी से कह दिया था कि उसकी माँ के गुजर जाने के बाद बुर्जा को अपने घर ले आना और उसको अपने पास रख लेना। वो अता के जुनून इश्क को पहचानते थे। मगर जब बुर्जा की फूफी ने उसको साथ ले जाने पर कहा तो बुर्जा की माँ ने उनका फोन नंबर और एड्रेस उनसे ले लिया था और उसकी फूफो से कहा था कि वो मिलने उधर आती रहेंगी। वो यही समझी कि वो उसके साथ हमदर्दी का जज्बा रखती हैं कि छोटी सी उसके सामने बड़ी हुई है, इसलिए वो उससे प्यार करती है। बुर्जा की माँ ने शोहर से कहा कि अब हम सग्गी फूफो को तो चैलेंज नहीं कर सकते ना कि उन्हें हमसे उसे ले जाए। उनके रिश्तेदार क्या सोचते हैं, होंगे बातें बनाएंगे, ऐसा करेंगे कि जाकर फूफो से रिश्ता मांगेंगे और मंगनी कर देंगे, या निकाह तो फिर इसके बाद बहाने से घर ला सकते हैं कि हमने उसे आगे बढ़ाना है। अता के पापा ने कहा आज ही फोन करके उसकी फूफो से बात करो कि हम अता के रिश्ते के लिए आना चाहते हैं, बस उसका रिश्ता पक्का करना है, फिर बड़े बच्चों के भी कोई रिश्ते ढूंढ कर इकट्ठी शादियां कर देंगे। अता का मामला और है, उसे बहुत जल्दी है कि कहीं उसकी फूफो उसका रिश्ता कहीं और ना कर दें। अदा की बहन ने मजाक उड़ाते हुए कहा कि यहाँ तो उसका रिश्ता पक्का ना हो सका, सब तुम्हारी तरह अंधे और पागल नहीं हैं, फिक्र ना करो, उसके साथ किसी ने शादी नहीं करनी सिवाय तुम्हारे। अता बहन से नाराज होने लगा, मगर उसके बड़े दोनों बहन भाइयों और मजाज के थे, वो वालदैन की तरह नहीं सोचते थे। वो कोशिश करते रहते थे कि इसी तरह अता इस रिश्ते से हट जाए तो वालदैन खुद ही हट जाएंगे। उन्हें ये सोचकर बहुत शर्म आती रहती थी कि उनके खानदान वाले अजीज रिश्तेदार, उनके दोस्त यार सब क्या कहेंगे कि एक नौकरानी की बेटी से इन लोगों ने शादी करवा दी। वो भी अगर वो लड़की खूबसूरत भी होती तो और बात थी,
अता उसके हुस्न का दीवाना बन गया था, मगर जब वो दुल्हन को देखेंगे तो क्या कहेंगे कि इस लड़की के पीछे अता ने क्या देखा था। इसके दिमाग का कोई पुर्जा तो नहीं ढीला हो गया था जो ऐसी लड़की को पसंद कर बैठा। अता के दोनों बहन भाई अपनी पढ़ाई खत्म करके घर वापस आ गए थे और अब हर वक्त अता पर तनकीद करते रहते थे। वो किसी न किसी तरीके से अता को बुर्जा की तरफ से हटाना चाहते थे। अता उनके तंजिया जुमलों से बहुत दिल बर्दाश्ता होता था, मगर वो उम्र में उससे बड़े थे, तो वो उम्र का लिहाज कर जाता था और उन्हें कुछ भी नहीं कहता था। मगर वो बुर्जा के मामले में साबित कदम था। उसने फूफो से फोन करने का कहा। उसकी माँ ने कहा, अभी क्या जल्दी है? पास खड़ी हुई बहन ने तंजिया कहा। फिक्र न करो, उस काली का कोई नहीं लेकर जाएगा। अता ने गुस्से से कहा, अगर आपके नसीब में कोई काला शोहर लिखा गया तो फिर क्या करेंगी? अता की बहन बोली, क्या मेरी आंखें नहीं है क्या जो मैं तुम्हारी तरह बेवकूफी करूंगी? अता की माँ ने शोहर को बताया कि अता बुर्जा की फूफो को रिश्ते के लिए फोन करने पर बहुत इसरार कर रहा है। अता की माँ फिक्रमंदी से बोली, अता के बहन भाई दोनों इस रिश्ते के लिए नहीं मान रहे। वो कह रहे थे कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, इसको हर मुमकिन हटाने की कोशिश करनी है। जवानी का जोश है, बाद में जब सबकी खूबसूरत बीवियों को देखेगा तो पछताता फिरेगा। फिर बच्चे वगैरह हुए तो फंस जाएगा। पास बैठे भाई ने कहा, क्यों फंस जाएगा? अगर ना भी माना और उसने शादी का शौक पूरा किया तो बाद में इससे कुछ प्लाट वगैरह देकर जान छुड़वा लेंगे। ऐसी गरीब लड़कियां तो दौलत के चक्कर में ही ऐसे बेवकूफ लड़कों को फंसाती हैं। बुर्जा ने भी ऐसा ही किया है। अता की माँ ने नागवारी से कहा, नहीं, बुर्जा का इसमें कोई कसूर नहीं है। वो ऐसी वैसी लड़की नहीं है। वो बहुत शरीफ लड़की है, वो बहुत सुलझी हुई लड़की है। अता का भाई इस बात को मानने को तैयार ही नहीं था। वो माँ से बोला, दरअसल आप भी इस लड़की को बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल देती हैं, इस घर में हर वक्त घुसाए रखती थी। माँ ने नागवारी से सफाई देते हुए कहा, नहीं, ऐसी बात भी नहीं है। वो एक सेकंड के लिए भी बिला वजह नहीं बैठती थी, बल्कि उसे माँ से भी ज्यादा घर जाने की जल्दी पड़ी होती थी। अगर वो अमीर खानदान से होती और गोरी होती तो तुम लोग भी उस वक्त उसकी तारीफों के पुल बांध रहे होते। बस इसमें दो ही हामियां हैं, गुर्बत और दूसरा उस बेचारी की रंगत बहुत स्याह है, वरना इस जैसी अच्छी सफात की लड़की पूरे खानदान में ढूंढने से भी नहीं मिलती। अता की माँ ने जब उसकी फूफो को फोन किया और रिश्ते की बात की तो उन्होंने इनकार कर दिया कि हमारा और आप लोगों का कोई मैच नहीं है। इसलिए फूफो ने सख्ती से कह दिया कि प्लीज आप दोबारा फोन मत करना। अता के बहन और भाई बहुत खुश हुए थे, मगर अता से छुपा लिया गया। अता के माँ बाप काफी हैरान हो गए। फुप्पो को क्या हो गया है? क्या इसका दिमाग खराब है? बुर्जा की फुप्पो के रिवाज था कि मगरिब के बाद सब खाना खाते और ईशा की अजान होते ही सब सो जाते। ऐसा सोने का माहौल बन जाता कि बुर्जा को शुरू शुरू में नींद ना आती थी, मगर जब बाद में उसे भी आदत होने लगी और वो भी जल्दी सोने लगी। फुप्पो के घर अक्सर लोग दम वगैरह करने और तावीज लेने आते रहते थे। फुप्पो उनको बैठक के रास्ते से ही बुला दिया करती थी और फिर बाहर भेज देती थी। घर वालों का इन लोगों से मिलना मिलाप नहीं होता था। बुर्जा कभी इनसे नहीं मिल सकी थी। कुछ अरसे बाद से फुप्पो इस पर ज्यादा ही मेहरबान थी। इसे रोज अच्छे अच्छे कपड़े रोज रात को पहनने के लिए देती। उन पर कुछ अजीब सी खुशबू लगी होती और फुप्पो उसे एक बड़े बेड पर सुला देती। वो बेड पर कपड़े पहनकर लेटती और सो जाती। उसे ये भी अजीब लगता कि ये अच्छे खुशबूदार कपड़े उसे फुप्पो रात को ही पहनने को क्यों देती है। फुप्पो कहती, दिन को पसीने से खराब हो जाएंगे, रात को अच्छे कपड़े मिल जाएंगे और अच्छे कपड़े मिल जाएंगे, और सोचती भला रात को पहनने का क्या फायदा, मगर कुछ ना बोलती। उनकी बहू उससे पूछना चाहा तो वो बात को टाल गई। हालांकि वैसे वो उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी थी। उससे काफूर की खुशबू भी आती। सुबह उसकी आंख खुलती तो उसके बेड पर काफी पैसे होते थे। वो बहुत हैरान हुई। उसके बेड पर इतने पैसे पड़े होते जो फुप्पो चुन रही होती थी। उसने एक दिन यह राज जानने के लिए बाजार फुप्पो से कहा, मैं कपड़े बदल कर लेटती हूँ। उसने इन जैसे मिलते जुलते कपड़े पहन लिए और फुप्पो वाले उतार दिए और नाटक करके लेट गई। कुछ ही देर गुजरी, उसका सांस हलक में अटक गया जब फुप्पो और उसका शोहर रात के जीरो के बल्ब में अंदर आए और बोले, ये सो चुकी है। फिर एक औरत कमरे में आई। फुप्पो ने बुर्जा के बाल खोल कर बिखेर दिए और इस औरत से बोली, ये चुड़ैल हमने काबू की हुई है, इससे हम काम करवाते हैं। फिर कोई खौफनाक धीमी सी आवाज आई कि इतने पैसे इधर रखो वरना नुकसान हो जाएगा। वो औरत डर कर बोली, अच्छा। इसने पैसे रखे और फुप्पो के इशारे पर बाहर निकल गई। फुफ्फा सब्ज चोला पहने खड़ा उनको डरा रहा था। 2 घंटे तक लोग आते रहे और यही सिलसिला चलता रहा। लोग पैसे रखते गए। बुर्जा को सारी कहानी समझ आ गई थी। उसकी फुफ्फो जियारत के मतलबी बने हुए थे और चोला वगैरह पहनकर पीर बनकर बैठ गए और लोगों को बेवकूफ बनाए लगे और उसकी काली रंगत से फायदा उठाकर उसे अंधेरे कमरे में चुड़ैल बताकर डराता और अपना उल्लू सीधा करता।
उसके पास अम्मा का पुराना मोबाइल था जिस पर वो सिर्फ एक गेम होती थी, वो खेलती रहती थी। इसमें से अता की माँ का नंबर निकाला और सारा हवाल लिखकर मैसेज कर दिया। उसे याद आया कि अता ने इसमें बैलेंस डलवा दिया था जब उसकी माँ फोत हुई थी। अता की माँ ने मैसेज पढ़ा तो उससे रास्ता पूछने लगे। उसने अंदाजे से बता दिया कि फलां जगह है, क्योंकि उसे रास्ते हमेशा याद रहते थे, चाहे एक बार ही वहां से गुजरी हो। अता को लेकर सिर्फ शोहर को बताकर अता की माँ उसके इलाके में गाड़ी लेकर पहुंची। उधर से उसे छुपके से घर से निकलकर गली के मोड़ पर चादर लपेटकर आने का बोला। बुर्जा ने जरूरी सामान अपने बैग में डाला जिसमें उसकी मैट्रिक की सनद वगैरह और चंद जोड़े शामिल थे। वो चुपके से सबसे नजर बचाकर वहां से निकली और गली के नुक्कड़ पर खड़ी हो गई। करीब ही जियारत थी, लोगों का आना जाना लगा रहता था, इसलिए किसी ने भी उस पर ध्यान न दिया और वो फोन का इंतजार करने लगी। जब फोन आया तो अता ने उसे खड़े देख लिया था और भागता हुआ उसके पास आया और उसे साथ चलने को कहा। बुर्जा ने जब अता को देखा तो उसे बहुत हौसला मिला। वो भागकर गाड़ी की तरफ आई। अता की माँ उसे प्यार करके मिली तो उसे रोना आ गया। अता ने जल्दी से गाड़ी चला दी और सीधे अपने दोस्त के घर ले गया, जहां उसके वालिद मौलवी साहब के हमरा मौजूद थे। अता की माँ सारे रास्ते उसे अता के प्यार और शादी तक का बताती रही। वो हैरान होते हुए बोली, शम्मो बाजी, भला मुझ जैसी काली बदसूरत को भला कौन इतना चाह सकता है। बाजी शम्मो ने उसे गले लगाकर प्यार किया और कहा, बाजी शम्मो नहीं, मुझे अम्मा कहो, जैसे तुम अपनी अम्मा को पुकारती थी। आज से मैं तुम्हारी माँ हूँ। अता के दोस्त के घर वाले भी उसे मिले तो बहुत प्यार से, मगर साथ काफी हैरान भी होते रहे। अता के वालिद ने उसके सर पर शफकत से हाथ रखकर कहा, हम आज से तुम्हारे वालिदैन हैं। उसे ऑफ वाइट सूट पहनाया गया, साथ वाइट ज्वेलरी और हल्का सा मेकअप में वो काफी बेहतर लगने लगी। निकाह के पेपर पर साइन करते वक्त वो रो पड़ी। उसे अभी भी अपनी इतनी अच्छी किस्मत पर यकीन नहीं आ रहा था। जब निकाह हो गया तो जब अता उसे घर ले आया तो उसके बहन और भाई को यकीन ही नहीं आ रहा था कि उसके वालिदैन भी अता के साथ मिल जाएंगे। उन्होंने काफी वावेला मचाया तो अता तन मन से उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, मुझे जो मर्जी कह ले, मगर मैं अपनी इज्जत, अपनी बीवी की तौहीन कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। उनके वालिदैन ने भी समझाया, जब अता उसके साथ खुश रह सकता है तो फिर हम उसकी खुशी में खुशी क्यों नहीं रह सकते। अता उसे कमरे में ले गया। वो रोती रही, उसे प्यार से तसल्लियां देता रहा। शम्मा उनके कमरे में खाना और फ्रूट ले आई। अता ने उसे प्यार से खिलाया तो वो काफी बहल गई। अता बहुत खुश था। उसने उसे कॉलेज में दाखिल करवा दिया। अता के दोनों बहन भाइयों का एक ही घर से, उनके वालिद के पुराने क्लास फेलो के घर से रिश्ते आए। बहुत अमीर लोग थे। बच्चे उनके काफी सांवले थे, मगर वो लोग पढ़े लिखे थे और दौलतमंद थे। इन दोनों को भी कोई एतराज ना हुआ और उनकी शादियां इन काले बहन भाइयों से हो गई। अता के बच्चे गोरे चिट्टे पैदा हुए और उसके बहन भाई के बच्चे काफी काले और बदशक्ल पैदा हुए। बुर्जा दिन ब दिन ग्रेसफुल होती जा रही थी। उसने पीएचडी कर लिया और किसी कॉलेज में लेक्चरार लग गई थी। अता के बहन भाई अब अता और बुर्जा से शर्मिंदा होते थे कि उनके नसीब में भी काली रंगत ही लिखी हुई थी और अब अपने बच्चों को का मुवाजना करते तो अता के बच्चे उनके बच्चों के आगे शहजादे लगते थे। अता के बहन भाई उसे तंज करते थे कि काली लड़की से शादी करोगे तो नस्ल भी काली पैदा होगी। खुद उनकी अपनी नस्ल भी काली पैदा हुई थी। अता के वालिदैन बुर्जा से बहुत खुश थे। वो बहुत समझदार और सबका ख्याल रखने वाली बहू थी, जबकि दूसरी बहू उनके बेटे को लेकर अलग हो गई थी। लेकिन बुर्जा ने अता के वालिदैन का साथ न छोड़ा था। फूफो को अता लोगों ने सब बता दिया था। अता के मामू अब इस पर फख्र करते थे। अता बुर्जा के साथ इतना खुश थी कि अल्लाह पाक का बहुत शुक्र अदा करती थी।